आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर से जो लोग या तो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिन तक संसाधन की पहुंच नहीं है। संसाधन की पहुंच से तात्पर्य किस चीज़ का है कि जो कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं या जिनको बिल्कुल बेसिक से पहली बार सिविल सर्विसेज की सोच रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, या 68वीं में नहीं हो पाया है और 69 को लेकर शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं फिर से। तो उनके लिए होगा हर डिटेल में आपके हर सवाल। जैसे पहला सवाल तो यही होता है कि शुरू कहाँ से करें, सब चीज़ पर डिटेल में हम लोग बातचीत करें। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट एकमात्र यही हमारा एक ही चीज़ पर जोर ही होता है, कंटेंट और केवल कंटेंट। इसके अलावा कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। कोई इस तरह के झूठे थंबनेल वाले वीडियो भी नहीं मिलेंगे कभी आपको जिस पर आप क्लिक करेंगे और आपका समय बर्बाद हो। जो वीडियो में होगा वो वीडियो के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इस वीडियो में क्या होगा। ओके, अब आते हैं कि इस तरह के मैं क्यों बना रहा हूँ। जैसे GS1 GS2 निबंध का लेक्चर चल रहा था, वो तो चलेगा ही अपने चैनल पर। क्यों बनाना पड़ रहा है इस तरह की चीज़ें? तो देखिए, जो चीज़ आपको सामान्य लग सकता है वो चीज़ किसी के लिए लग्जरी आइटम हो सकता है। लग्जरी का मतलब जैसे आपको पता होगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, क्या रिसोर्स है, क्या सिलेबस है, पैटर्न क्या चेंज हुआ है, किस हिसाब से पढ़ें, पढ़ाई का तरीका क्या हो, उस चीज़ पर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता हो सकता है अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग वगैरह के टच में हैं, दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य लोग होते हैं, सामान्य बैकग्राउंड के, जो गांव में रहते हैं या जो वर्किंग होते हैं, उनको नहीं पता होता है सिविल सर्विसेज वगैरह के बारे में। तो उन्हीं के लिए मुख्य रूप से ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे, अनगिनत, कि इस चीज़ को लेकर बना दी, कहाँ से शुरू करें यही नहीं पता चल रहा। तो बार बार मैं टालता रहता हूँ, फिर हफ्ते में एक दिन इकट्ठा करके इस तरह की चीज़ों को मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। किन चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे मैं डिटेल में बता देता हूँ। पीटी मेंस को लेकर क्या भी पढ़ना चाहिए, बुक्स किस तरह के होने चाहिए, थोड़ा सा तो बहुत सारे बुक्स के वीडियो हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा और आपको बता दूंगा। आंसर राइटिंग अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आंसर राइटिंग करें या अभी किताब पढ़ें, ये भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। किताब कौन से पढ़ें, क्या NCERT पढ़ने सिलेक्शन हो जाएगा, शुरू कहाँ से करें। मेन दिक्कत तो यही होता है कि शुरू ही कहाँ से करें वो ही नहीं पता होता है। पढ़ने का रूटीन क्या हो, कितने घंटे, किस सब्जेक्ट पर फोकस अधिक करना है, क्योंकि पैटर्न बदला है तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। करेंट अफेयर को लेकर है कि मेंस को लेकर और पीटी को लेकर, करेंट अफेयर को लेकर क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से तैयारी करना है। मूल चीज़ इसी पर बात करेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे की रणनीति बता दूंगा किस तरह से आपको ये 6-7 महीने मैनेज करना है, उसके बाद से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, राह दिखा सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि इस रास्ते पर आपको चलना है। चलने का काम किसका है, पढ़ने का काम किसका है, तो वो आपका है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि शुरू कहाँ से करें 69 BPSC को लेकर। ओके, देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में जान लें। जिनको पता होगा वो स्किप कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। BPSC 3 चरणों में होता है, पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पीटी पासिंग होता है 150 नंबर का विथ नेगेटिव मार्क्स। मेंस आपका 900 नंबर का होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, GS1 है, 3 पेपर है, GS2 है और निबंध है। बाकी एक ऑप्शनल का होगा जो पासिंग होता है और एक हिंदी का होता है जो पासिंग होता है। इसमें आपको केवल पास करने होते हैं, इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपका अच्छा स्कोर हो जाता है और मेंस में अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपकी रैंक अच्छी श्योर हो जाती है। ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, जिन जिन के पास सिलेबस नहीं है, कृपया करके सिलेबस पीटी और मेंस का खुद से जुगाड़ कर लें। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। गूगल पर आप दिन भर चीज़ें, अनर्गल सनर्गल चीज़ें सर्च करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या नहीं भी चलाते हो, तो भी आप अगर इतना अवेयरनेस तो होना ही चाहिए कि गूगल पर जाकर टाइप कर सके BPSC सिलेबस, BPSC पीटी सिलेबस, BPSC मेंस सिलेबस। इसके लिए भी आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये गलत हो जाता है। थोड़ी तो डिग्निटी भी होनी चाहिए ना कि यार हम खुद से करेंगे अपनी चीज़ों को।
तो सबसे पहले पीटी और मेंस का सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस देखने के बाद अब तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं कि तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनकी बात अगर मैं करूं और पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा। जैसे जीएस, इसी पर मुख्य रूप से अभी फोकस रखना है। करंट अफेयर पर अभी ध्यान नहीं देना है। जिनको भी 60 या 9 बीपीएससी देना है उनकी बात कर रहा हूँ। जीएस में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्हीं सब सब्जेक्टों पर मुख्य रूप से फोकस रखना है। यही हमारा जीएस का मुख्य रूप से सब्जेक्ट है। हिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री, पीटी और मेंस, इन दोनों के लिए पढ़ते हैं हम। मेंस में हिस्ट्री में आपका आर्ट है और 1850 के बाद का इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री में। पीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटी में एंशिएंट है, मिडिएवल है और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों के भाग दिए हुए हैं। जब आप शुरू करते हैं तो जो मैंने बुक लिस्ट बताया हुआ है कि NCERT क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो यही सवाल आता है, क्यों पढ़ना चाहिए NCERT। 68वीं बीपीएससी जब नहीं हुआ था, 67th बीपीएससी हुआ था, नहीं हुआ, 67th भी नहीं हुआ था। मई से पहले मैंने बोलना शुरू किया था अगर जिनको भी आगे बीपीएससी की तैयारी करना है वो NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, उसके कारण मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक होता है। किसी भी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो आप संघ लोक सेवा आयोग का दें, यूपीएससी का दें या बीपीएससी का दें, किसी का भी देंगे, तो NCERT जो होता है ये बेसिक होता है। बोलेंगे क्या इसको पढ़ने से हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। अगर सिर्फ NCERT पढ़ने से पास होते तो सिविल सर्विसेज के क्राइटेरिया में रहता कि 12th पास बच्चे देंगे, ना कि बैचलर डिग्री पास बच्चे देंगे। ये आपका बेस होता है। इसके आधार पर आप भवन का निर्माण करते हैं। किस भवन का? अपने नॉलेज का, अपने फैक्ट का, अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। NCERT 6 to 12th मैंने बोला था, 12 फरवरी के पहले ही बोलता आ रहा हूँ, 12 फरवरी के बाद से ही, लेकिन समय निकल चुका है अब, तो आप 9 से 12th पढ़ लीजिए, यही इनफ है, इतना ही पढ़िए। सबसे पहले दिन 9th का NCERT उठा कर देखिए, हिस्ट्री का ही उठा लीजिए क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। कहानी के जैसे पढ़ जाइए, कुछ घंटों में, 1 से 2 दिन में आपका 9th का NCERT समाप्त हो जाएगा। अब NCERT में भी 2 होता है, ओल्ड और न्यू। तो न्यू NCERT ही सभी सब्जेक्ट का पढ़ना है, न्यू ही पढ़ना है। 11th और 12th का न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ना है। हिस्ट्री का केवल, हिस्ट्री सब्जेक्ट का केवल 11th और 12th का न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बुक का भी क्लियर हो गया, कैसे शुरू करना है ये भी बता दिया मैंने। 12th की NCERT, 9th की NCERT हिस्ट्री से शुरू कर लीजिए। उसके बाद फिर पॉलिटी पढ़िए, फिर इकोनॉमी पढ़िए, उसके बाद से फिर ज्योग्राफी पढ़िए, फिर साइंस को पढ़िए। ऐसे ही क्रमबद्ध में आप पढ़ते चले जाएं। एक साथ 2 सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़िए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम तो पढ़ना ही चाहिए। सैटरडे संडे आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे रेगुलरिटी ज़रूर होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस हफ्ते बहुत पढ़ा, अगले पूरा हफ्ता ब्लैंक मार दिया, एक दिन 10 घंटे पढ़ ले, अगले दिन किताब छुआ भी नहीं। इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सैटरडे संडे एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए। सैटरडे और संडे वो है जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से आप सैटरडे संडे को, या कोई और काम कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करना हो, कुछ भी करना हो, आपका सैटरडे संडे आपका होता है। मूल रूप से रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब होता है कि पढ़ना कैसे है, सबसे मूल टॉपिक हमारा आज का यही है। देखो बंधुओं, पीटी और मेंस दोनों बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं अपनी प्रवृत्ति में, लेकिन इनके लिए जो जीएस होता है ना वो समान होता है। मेंस का कुछ टॉपिक कम ही होता है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट। क्या अलग अलग पढ़ना चाहिए? नहीं। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे आप, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, जैसे आपने कौन सा टॉपिक आज पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि मौर्य पढ़ा आपने, ओके, मौर्य साम्राज्य पढ़ा आपने। इससे मेंस में इसका कला से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पीटी में इसके अधिकारियों का नाम, करों के नाम और प्रशासन पूछे जाते हैं। ये अलग अलग फैक्ट्स पूछे जाते हैं। NCERT से पढ़ा आपने, 9th के NCERT या 10th के NCERT, 12th के 11th जहाँ भी है वहाँ पर आपने पढ़ा। जो आपने पढ़ा पहला चैप्टर मौर्य से संबंधित, तो उसको क्या किया आपने? आंसर राइटिंग के फॉर्म में, जैसे आपने आंसर पहला सवाल लिखा, मौर्य प्रशासन के बारे में लिखिए,
पहला आपने पढ़ लिया मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में लिखने के लिए आप बैठ गए, आपने लिखना शुरू किया। बुक में से ही देख के ही लिख रहे हैं हम। किस में से देख के लिख रहे हैं? बुक में से ही देख के लिखे। जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा उसी में से मैं लिख रहा हूँ। पॉइंट वाइज में लिखा कि मौर्य का प्रशासन में सबसे ऊंचे पद पर साम्राज्य का सम्राट होता था। उसके बाद से उसके नीचे उसके अधिकारी होते थे, राज्यपाल गवर्नर होते थे, फिर जिला स्तर का समाहर्ता होता था, फिर उसके नीचे छोटे छोटे अधिकारी होते थे, ग्राम मुखिता स्वायत्त होते थे। ये आपने पढ़ लिया। इसको आपने लिखना अपने भाषा में शुरू कर दिया कि सबसे मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत सत्ता थी। केंद्रीकृत मतलब सारी शक्तियाँ सम्राट के हाथों में केंद्रित थी। पूरा शुरू से अंत तक आपने लिख लिया। उसमें जो जो आपने फैक्ट्स यूज किए हैं वो आपका कहाँ पर काम आएगा? पीटी में। और जो आपने थॉट प्रोसेस और मेंस के रिगार्डिंग जो आपने आंसर राइटिंग किया है वो प्रैक्टिस कहाँ पर काम आएगा? तो वो आएगा आपका काम मेंस एग्जाम में। इसी हिसाब से पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा। जैसे पॉलिटी का डीपीएसपी चैप्टर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक नहीं, आर्थिक और राजनीतिक। डीपीएसपी में कौन सी चीज़ें हैं? आर्थिक और राजनीतिक। इसकी अधिकारों की बात की, इसकी समानता की बात की गई है। मूल रूप से यही है। जब डीपीएसपी आपने पढ़ा तो आप क्या पढ़ेंगे कि डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, कहाँ पर है, कैसे है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी को सोशल में बांटा गया है, गांधीवादी विचारों में बांटा गया है, दक्षिणपंथी विचारों में बांटा गया है, आधुनिक विचारों में बांटा गया है डीपीएसपी को। ये सोशल से समाजवादी जो सोच वाले लोग थे उन्होंने डीपीएसपी में कौन कौन सी चीज़ें डाला, गांधीवादी सोच वाले लोगों ने कौन कौन सी चीज़ डीपीएसपी में डाला, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। और सवाल आपसे पूछा गया कि डीपीएसपी एक घोषणा मात्र नहीं है, डीपीएसपी एक घोषणा मात्र नहीं है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ये सवाल पूछा गया आपसे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि डीपीएसपी आखिर है क्या, उसकी मूल भावना क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो सिर्फ फैक्ट पढ़ के आप इस आंसर को नहीं लिख सकते हैं। तो फिर आप आंसर लिखना शुरू करेंगे देख के ही सही कि डीपीएसपी जो है ये केवल घोषणा मात्र नहीं है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, शक्ति का पृथक्करण, और उसके बाद से समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के लिए अधिकार, महिलाओं के समान वेतन, उसके बाद से ग्रामीण पंचायती राज की बात की गई आर्टिकल 40 में। तो ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे तो आप अंत में क्या बताएंगे तर्क देकर कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज के लिए, हमारे आर्थिक ढांचे के लिए, हमारे राजनीति के लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है। ये पढ़ने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे एक परफेक्ट, जब आप पूरा आंसर राइटिंग कर लेंगे इससे परफेक्ट आपका आंसर तैयार हो जाता है। जिसके फैक्ट्स कहाँ पर काम आते हैं आपको? जिसके फैक्ट्स आपको काम आते हैं पीटी में, और जो आंसर आपने प्रैक्टिस किया है वो कहाँ पर काम आएगा? आपका मेंस में काम आता है। इसी हिसाब से पढ़ाई की जाती है। एक बार पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 चैप्टर तो इस सिटिंग में मुझे कंप्लीट करना ही है, जैसे ये बुक मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री का मैं रख लिया। छोटे छोटे टारगेट करके पढ़िए। ऐसे ही होता है, ऐसे लॉन्ग जैसे रखेंगे कि 1 महीने में मुझे ये कंप्लीट करना है तो वो भी एक टारगेट होता है, लेकिन लॉन्ग होता है, वो थोड़ा सा उसमें भटकने का संभावना रहती है 1 ही महीने तक अगर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो। जैसे आपने रखा कि हिस्ट्री एंशिएंट मुझे 4 दिन में इसके सारे रिवीजन कर लेना है, या स्पेक्ट्रम की बुक है इसको मुझे 1 सप्ताह में किसी भी हालत में समाप्त करना है। इस तरह के टारगेट रखिए। उससे क्या होगा कि छोटे छोटे टारगेट जब आप कंप्लीट करते जाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है आपका। छोटे छोटे टारगेट, जैसे आज सुबह से शाम तक मुझे साइंस 6ठी का एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर लेना है विथ नोट्स बनाने के मैंने 2 सब्जेक्ट रिकमेंड किया था मेन रूप से, हिस्ट्री और साइंस का नोट्स ज़रूर बनाइए। तो ये कंप्लीट करना है मुझे। तो ये छोटे टारगेट हैं। जैसे बैठे 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठे, एक तो 1 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बनता है। 45 मिनट मुख्य रूप से सामान्य इंसान का कंसंट्रेशन बनता है। 1 घंटा बन रहा है, 2 घंटा आपकी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठे
2 घंटे में पहले से ही टारगेट होना चाहिए कि ये 2 चैप्टर मुझे पढ़ना है और उसके बाद से इसका मेंस का आंसर राइटिंग भी करना है। इसी हिसाब से पढ़ा जाता है। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, मेंस के सवाल होंगे तो उसको मुझे देख लेना है, पीटी का सवाल होगा तो उसको मुझे देख लेना है। इस 2 घंटे के बाद तो मैं इस चैप्टर को अभी नहीं छूने वाला हूँ, उससे पहले हिलना भी नहीं है। ये छोटे टारगेट हैं, 2 घंटे का मात्र टारगेट है, 1 घंटे का टारगेट है, 45 मिनट का टारगेट बना लीजिए। इसी हिसाब से पढ़ना होता है। उसके बाद आप खेल कर सकते हैं जितना, 6 से 8 घंटे भी अगर आप कर लेते हैं तो बाकी के जो 15-16 घंटे हैं उसमें आपके जो इच्छा हो कीजिए, है ना। लेकिन बंच में पढ़ा कीजिए। जैसे 6 घंटे बैठ गए, एक लगातार नहीं हो रहा तो 2-2 घंटे के 3 सीटिंग बना लिया। 8 घंटे पढ़ना है तो 2-2 घंटे का 4 सीटिंग बना लिया, सुबह दोपहर शाम रात ऐसे करके, है ना। लेकिन ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा मैनेज नहीं कर सकता है। रूटीन जो होता है ये आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी जीवन शैली होती है। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये आपका अपना खुद का होता है। ओके, यही चीज़ आपको फॉलो करना है। छोटे टारगेट भी मैंने सिखा दिए, पढ़ने का तरीका भी मैंने सिखाया कि इस तरह से पढ़ना है। और डाउट कोई आता है कोई चीज़ पर, जैसे आप डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, उसमें आया एक जगह कि ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, तो वहीं पर बैठे बैठे सर्च कर लो वाद योग्य और वाद योग्य नहीं है इसका मतलब क्या होता है। किसी से आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई मेंटोर है, टीचर है तो, या गूगल पर या यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसके भी अवेलेबल हैं। मेरे देखने हो तो मैं भी पढ़ाया बहुत सारे टॉपिक, किसी और के देखना हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ऐसे ही आपको। छोटे छोटे डाउट क्लियर जब आप करते जाएंगे तो पूरा आपका सब्जेक्ट क्लियर कब हो जाएगा ये आपको नहीं पता चलता है। ओके, दूसरी चीज़ आते हैं कि पीटी और मेंस किसके लिए अभी पढ़ा जाए। तो मेंस के लिए अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो पीटी का आपका 80% तैयार हो जाता है। सिर्फ करंट अफेयर आपको अलग से तैयार करना होता है। तो अभी मेंस के लिए ही पढ़िए ढंग से। क्या पढ़ें, आंसर राइटिंग क्या रोज़ प्रैक्टिस करें, अगला सवाल था ना हमारा इसमें। देखो, पीटी और मेंस के लिए पढ़ें, ये मैंने बता दिया है अभी आपको कि पीटी के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए पढ़ना है। बुक्स मैंने बता ही दिया है कि बुक्स पर अगर ध्यानपूर्वक देखें तो उस पर हम बात करते हैं। आंसर राइटिंग क्या डेली करना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कोई एक चीज़, तो वो है कंटेंट है कि नहीं आपके पास। कंटेंट अगर नहीं होगा तो आप आंसर राइटिंग में क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे। अगर आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में गए, बहुत आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया, वहाँ सवाल कोई और आ गया तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप बुक्स को पढ़ के सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लिख के। उसके बाद आंसर राइटिंग कर सकते हैं धड़ल्ले से, या साथ में भी करते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो उसे 5 घंटे आप बुक पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और 1 आवर अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी इनफ होता है। इनफ होता है, बहुत होता है। हफ्ते में अगर 2 से 3 निबंध भी आपने लिख लिए तो ये इनफ होता है। सबसे मुख्य चीज़ ज़रूरी क्या होता है, सबसे मुख्य होता है आपका किताब पढ़ना, चैप्टर पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, टॉपिक को क्लियर करना। मूल अधिकार अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आप उसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। आप पढ़ के गए मूल अधिकार, उसने पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, शॉर्ट आंसर पूछेगा ना इस बार पॉलिटी में। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी हुआ है पिछले साल, तो पूछ लेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लिखे 150 शब्दों में। आपने पढ़ा ही नहीं है तो वहाँ पर आपका आंसर राइटिंग तो किसी काम नहीं आने वाला है। तो यही मुख्य रूप से प्रोसेस क्या होता है, सबसे प्रोसेस यही होता है। बेसिक से अगर मैं समझाऊँ, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप बुक्स को पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज के साथ ही क्या करना होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या बुक पढ़ने के साथ साथ, जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ा भूकंप। भूकंप आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है इस बार, तो भूकंप पढ़ा। अब उससे जुड़े हुए मैंने सवाल भी लिख के प्रैक्टिस करके रख लिए। तो ये भी एक तरीका होता है कि आज जैसे आपने 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ा है, 4 घंटे आज आपने हिस्ट्री पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, एंशिएंट पढ़ा है, मिडेवल पढ़ा है, या जो भी पढ़ा है, तो मिडेवल का तो आंसर राइटिंग अपने को प्रैक्टिस नहीं करना है, एंशिएंट का भी प्रैक्टिस नहीं करना है, एंशिएंट के कला वगैरह कर लेना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो उसके आंसर राइटिंग भी साथ में कर लिए। जैसे मान लीजिए एंशिएंट पढ़ा तो एंशिएंट के पीटी के PYQ देख लिए। इससे क्या होगा, क्योंकि एंशिएंट तो आपका उसमें नहीं आएगा मेंस में, वो तो पीटी में ही आएगा,
उसके PYQ जब आप देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, PT की भी तैयारी साथ में होती जाएगी। फैक्ट्स आपको तैयार हो जाएगा तो आप कला जब लिखेंगे एनसीईआरटी में किसी टॉपिक का तो वहाँ पर आपको वो मदद कर देगा। इसी हिसाब से पढ़ा जाता है, इस चीज़ का ध्यान में रख कर पढ़िएगा। क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। अगला था हमारा बुक्स। सबसे ज़्यादा अगर 10 मैसेज आते हैं बच्चों के तो उसमें से 8 यही रहते हैं कौन सी किताब पढ़ें। किताब फिक्स कर लीजिए एक बार ही कि कौन से पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है। तैयारी करने की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। बार बार मैंने बोला है कि GS के सब्जेक्ट के लिए NCERT बेसिक होता है। इसके बाद जैसे आपने NCERT पढ़ लिया बहुत कम समय लगता है, तो लोगों को डर लगता है कि 6ठी से 12th जब बोल देता है या 9th से 12th लोग लगता है 6 महीने ये इसी में लग जाएंगे। एक बार बुक तो उठा कर देखो, 6ठी का NCERT 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। 9th का NCERT मैक्सिमम 1 दिन सुबह से शाम, अगर कोई 5 घंटे भी लगातार पढ़ेगा तो 9th की NCERT एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाता है। 2 बार पढ़ने के लिए उसको मात्र 10 घंटे चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चाहिए, बंच में या अलग अलग भी, बस इतना ही लगता है। एक बार शुरू तो करेंगे ना आप, जब आप NCERT कंप्लीट कर लेंगे तब रेफरेंस बुक की बात आती है। रेफरेंस बुक क्या होता है ये भी नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। जैसे लक्ष्मीकांत जो है वो क्या है, वो एक रेफरेंस बुक है। जैसे स्पेक्ट्रम जो है वो एक क्या है, लेकिन रेफरेंस बुक है। जैसे दृष्टि का मैंने ज्योग्राफी बताया है रेफरेंस बुक के तौर पर, इकोनॉमिक्स मैंने रेफरेंस बुक के तौर पर बताया है। साइंस का रेफरेंस बुक के तौर पर अगर कोई आप लेना चाहें तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर आप लेते हैं तो वाणी प्रकाशन वगैरह का जो साइंस का बुक आता है वो सब सही है रिवाइज करने के लिए। NCERT सार संग्रह वगैरह ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए। बुक्स क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले NCERT फिर रेफरेंस बुक, NCERT फिर रेफरेंस बुक। ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री सबका मैंने बता दिया है। ओके, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं रेफरेंस बुक के लिए, और एंशिएंट और मिडिवल के लिए आपको 11th की NCERT ही पढ़नी चाहिए और कोई भी नहीं पढ़नी चाहिए। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल था शुरू कहाँ से करें, ये मैंने बता दिया है कहाँ से कैसे क्या। सबसे पहले हिस्ट्री को टारगेट कीजिए, किसी भी एक सब्जेक्ट को जो आपको आता हो उसी को टारगेट करके शुरू कीजिए, और साथ में जैसे 2 घंटा पढ़ा तो 1 घंटा लिख लिया, या 1 घंटा MCQ लगा लिया प्रीवियस ईयर का, या MCQ को लगा लिया कौन कौन से पूछे गए कहाँ कहाँ से वो सारे, है ना। रूटीन का मैंने पहले ही बता दिया, आपका अपने अकॉर्डिंग बनाइए, बंच में बनाइए, छोटे टारगेट करके। कितने घंटे पढ़ने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 12 जितने पढ़ सकते हैं पढ़िए, है ना। पढ़ना लेकिन रेगुलर ज़रूर होना चाहिए, रेगुलर ज़रूर होना चाहिए। रेगुलर नहीं होगा तो चांस कम हो जाते हैं। किन सब्जेक्ट पर फोकस करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे पीटी में अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 30 सवाल से 35, कभी कभी कम भी रहते हैं हिस्ट्री, 30 के आसपास साइंस, और 30 के आसपास करंट आप एग्ज़ाम से पहले MCQ के द्वारा तैयार करते हो। MCQ के द्वारा करंट आपका तैयार हो जाता है ना। हिस्ट्री जो है वो आपका साथ में एंशिएंट और मिडिवल ये आपका पीटी में पूछेगा, मॉडर्न ये आपका मेन से पूछता है। तभी तो आप तीनों ही पढ़ेंगे। सब्जेक्ट किसी से फोकस रखना है। करंट आपको एग्ज़ाम से पहले तैयार करना है पीटी के रिगार्डिंग। साइंस ये आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़िएगा। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार रिवाइज़ करते चलिएगा, एक आध बार कुछ MCQ ही देख लिए, प्रीवियस ईयर का देख लिए, लूसेंट लगा लिया, या फिर NCERT MCQ लगा लिया, या बुक उल्टा कर देख लिया, अपना नोट्स बना लिया, उसको रिवाइज कर लिया। साइंस हिस्ट्री को रेगुलर लेकर चलिएगा। साथ में करंट जब एग्ज़ाम से पहले तैयार हो जाएगा, इसके साथ साथ पॉलिटी ज्योग्राफी इनको थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक पढ़ना है। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल से भी आपके 30 के करीब में सवाल बनते हैं, जिसके लिए KBC नैनो वगैरह को आप पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से किस पर फोकस करना है, हिस्ट्री पर, साइंस पर, क्योंकि इन दोनों से और करंट पर, तीनों से सबसे ज़्यादा पीटी में सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 90 सवाल के आसपास। 80 से तो प्लस में रहते ही हैं तीनों को अगर मिला दे तो इसको अगर आप सही से साध लेते हैं तो आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाता है। स्ट्रेटजी यही होती है कि हिस्ट्री से मेरे एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। साइंस से मेरे कम से कम 10 पूछता है अगर, तो मैं 7 तो सही करूँगा या करूँगी। इसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते। करंट में मेरे सवाल इतना पकड़ होना चाहिए कि करंट में अगर 30 पूछ रहा है तो 27 मैं सही करूँगा। ये छोटे टारगेट है जो आपको पीटी में सेलेक्ट करवा देते हैं, ठीक ना। फिर मेंस का अलग से हो जाता है।
तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। करंट की जब MCQ करवाने की बारी आएगी तब हम उसका MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी करंट अफेयर आपका तैयार हो जाता है। अभी आप मेंस के रिगार्डिंग करंट को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। विजन IAS की मैगजीन आती है या दृष्टि BPSC की जो मैगजीन आती है वो काफ़ी है आपका करंट के रिगार्डिंग बुक के लिए। दृष्टि की जो मैगजीन है ये PT के फैक्ट भी मिल जाते हैं आपको। BPSC मैगजीन 50 रुपये की आती है। मेंस के फैक्ट भी आपको क्लियर हो जाता है। तो क्या सब आज हमने बात किया है? PT की तैयारी, मेंस की तैयारी कैसे पढ़ें वो मैंने बता दिया है कि जैसे मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो उसका मेंस आंसर राइटिंग भी करना है, साथ में फैक्ट भी करना है, जिससे दोनों तैयार होता जाए। लिख नहीं पा रहे हैं तो पहली बार लिखिए, 1 पेज ही सही, लेकिन लिखेंगे तो ना आप। किस सब्जेक्ट से शुरू करना है? हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, सबसे आसान और सबसे सूटेबल होता है। 9th से पढ़िए क्योंकि अब समय नहीं है। और टारगेट जो था वो क्या था मैंने बता दिया था बहुत पहले ही, नीचे मैं दिखा देता हूँ। ये तो उस समय का टारगेट है। अगर ढंग से देखें तो आपको जुलाई से पहले पूरा बुक पढ़ के रिवाइज़ कर लेना होगा। NCERT और रेफरेंस बुक पढ़ के रिवाइज कर लेना होगा। सिर्फ अप्रैल भर आपके पास 1 महीने में NCERT 9th से 12th हर सब्जेक्ट का हो सकता है अगर ढंग से करें। रोज़ 4 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट का NCERT कंप्लीट करने 9, 10th, 11, 12th का ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा या 1.5 हफ्ता मान सकते हैं या 2 हफ्ता मान सकते हैं। 1.5 हफ्ता से 2 हफ्ता इसी हिसाब से सबका कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, जून तक या मई लास्ट तक आपको NCERT कंप्लीट करके फिर उसको रिवाइज करने में आपको उसका आधा समय लगेगा। फिर रेफरेंस बुक आपको पढ़ना है, लिखना भी है, साथ में लिखना भी है। ओके, ये सब जब आप कर लेंगे तो जून जुलाई तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर आप PT मोड पर आ जाएंगे, हम लोग MCQ डेली प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा? सारा कुछ मैंने बता दिया है। यानी कि कब से कब तक चलना है। आज कौन सा तारीख है? आज है अगर 3 अप्रैल, 3 अप्रैल से 3 जून, 3 जून से फिर 30 सितंबर का टारगेट कर सकते हैं। 3 जून से फिर आपको जुलाई लास्ट तक, जुलाई लास्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ PT पढ़ना है। जुलाई के बाद अगस्त और पूरा सितंबर सिर्फ और सिर्फ PT पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ PT। तब तक का आपके पास समय है। जितना निबंध लिखना है, जितना मेंस आंसर राइटिंग करना है, जितना बुक पढ़ना है, जितना जैसे तैयारी करना है कर लीजिए। इतना ही समय है आपके पास। 6 महीने से कम समय है अब तो आपके पास। ओके, सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। एक एक सवाल मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। जो आप लोग मुझे लिख के भेजते हैं, जो भी भेजते हैं, उस सब मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। कितने कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कौन सा प्रैक्टिस करें। अरिहंत वगैरह की बुक आती है प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर PYQ मेंस, वहाँ से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छी बुक होती है। किसी और का अगर आपने लिया हुआ है तो बेस्ट है। NCERT सार पढ़ते हैं कुछ लोग। सार तब पढ़िएगा जब एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका फैक्ट रिवीजन हो जाए। NCERT MCQ की बुक आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन, किसी का भी एक ले सकते हैं। दृष्टि में एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बुक बता दिया है, पढ़ने का तरीका बता दिया है, रूटीन आपका होगा, कितने घंटे पढ़ने हैं, किन सब्जेक्ट पर फोकस रखना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, सब कुछ, एवरीथिंग। अब करना किसको है? आपको। पहला चीज़ क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, दूसरा शेयर करना है, और तीसरा थैंक यू बोल के, धन्यवाद बोल के, बाय बाय, टाटा।